मैं हूं प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद पांडे, निदेशक अनुवाद अध्ययन एवं प्रशिक्षण विद्यापीठ इग्नू नई दिल्ली। आज जिस विषय पर चर्चा के लिए आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं वो है समाज सुधार आंदोलन और अनुवाद 2, यानी समाज सुधार आंदोलन और अनुवाद का ये दूसरा वीडियो है। इस पर एक चर्चा हमने कर ली है जिसमें कुछ आंदोलनों का जिक्र हुआ था। आज अन्य आंदोलनों की चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त एक और वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा इसी मूल बिंदु पर। और ये चर्चा MTT 019 अनुवाद की राजनीति यानी पॉलिटिक्स ऑफ ट्रांसलेशन कोर्स के अंतर्गत की जा रही है, जो कि MA ट्रांसलेशन स्टडीज MA अनुवाद अध्ययन का एक हिस्सा है। इस चर्चा के प्रमुख बिंदु हैं समाज सुधार आंदोलन, देव समाज, देवबंद आंदोलन, अहमदिया आंदोलन, सिख धर्म सुधार आंदोलन, पारसी सुधार आंदोलन जिसके अंतर्गत सेवा सदन, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, समाज सुधार आंदोलनों में अनुवाद की भूमिका। इन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा आरंभ करते हैं समाज सुधार आंदोलन और अनुवाद पार्ट 2। चर्चा का पहला बिंदु है समाज सुधार आंदोलन। इसको थोड़ा और समझ ले। समाज सुधार क्या होता है? सोशल रिफॉर्म। क्या समाज में सुधार की आवश्यकता है? कोई भी समाज, सोसाइटी आखिर क्या है? यहाँ परिभाषा ली गई तो नहीं गई है, लेकिन मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि समाज शास्त्रियों ने समाज को किस रूप में बताने की कोशिश की है कि सोसाइटी इज वन ऑफ द एसोसिएशन। कुछ संगठन है और उसमें सोसाइटी भी है, स्टेट्स भी है। और मैकाइवर और पेज जो समाज सुधारक, समाज शास्त्री है, सोशोलॉजिस्ट है, उन्होंने समाज की परिभाषा देते हुए बताया सोसाइटी इज ए कर्व ऑफ रिलेशनशिप, यानी समाज नट ऑफ रिलेशनशिप। सोसाइटी इज ए नट ऑफ रिलेशनशिप। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। हमारे रिलेशंस जो इंडिविजुअल और सोसाइटी, इनके बीच जो कोऑर्डिनेशन बना रहता है, कोई भी समाज व्यक्तियों से जुड़ करके ही उपयोगी हो सकता है, ऐसा समाजवादी चिंतकों का मानना है। व्यक्ति और समाज में जब बात आती है तो माइक्रो और मैक्रो की अवधारणा से इसको समझाया जाता है, व्यष्टि और समष्टि। तो व्यष्टि इंडिविजुअल है, समष्टि समाज है, सोसाइटी है। तो समाज में जब जड़ता आ जाती है, जब पुरानी मान्यताएं, मर्यादाएं समय के साथ साथ नहीं बदलती हैं, तब ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि समाज में परिवर्तन की आवश्यकता है, रिफॉर्म की जरूरत है। और जब ये सुधार करने की जरूरत महसूस होती है, तब कुछ विचारक, कुछ व्यक्ति, समाज और नहीं तो सरकार या राष्ट्र उसमें बदलाव करते हैं। भारत के संदर्भ में जिस समाज सुधार आंदोलन की चर्चा मैं अभी कर रहा हूं, वो स्वाधीनता संग्राम के दौर की स्थितियां हैं। और कॉलोनियल पीरियड में क्या स्थिति थी, उपनिवेशकालीन भारत में क्या स्थिति थी, कैसे समाज सुधार करने के प्रयास किए गए, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। तो समाज सुधार के 2 परिप्रेक्ष्य थे। एक रिवाइवलिज्म था और एक रिफॉर्म था। रिवाइवलिज्म जो था वो धार्मिक सुधार से जुड़ा हुआ था, उसको पुनरुत्थानवादी कहा जा सकता है। रिफॉर्म सोसाइटल रिफॉर्म की बात होती थी, जैसे जाति प्रथा का अंत। ये सोसाइटल रिफॉर्म्स की बात हो सकती है। तो सोशल रिफॉर्म और रिलीजियस रिफॉर्म दोनों इस दृष्टि से समझे जाते हैं। और जहां रिलीजियस रिफॉर्म की बात होती थी, ज्यादातर रिलीजियस रिवाइवलिज्म की बात थी। पुनरुत्थान मतलब अगर वैदिक दर्शन से कुछ बातों को लिया गया है तो उसमें बदलाव करने के लिए। इसी तरह इस्लाम में अगर अलीगढ़ मूवमेंट है तो वहां
रिवाइवल है, यानी पुरानी बातों को पूरी तरह से नकारा नहीं गया है, लेकिन उसे नई परिप्रेक्ष्य में अपनी चेतना, समय, समाज और काल के सापेक्ष करने की कोशिश की गई। शिक्षा का प्रचार, उसका अगला उद्देश्य था सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स का, कि कोई भी ऐसा समाज सुधार आंदोलन नहीं हुआ है जिसमें शिक्षा पर बल न दिया गया हो। और जाहिर सी बात है कि पुरानी शिक्षा प्रणाली का समर्थन करने के साथ साथ उसमें वैज्ञानिक चेतना, विवेक, आधुनिक शिक्षा प्रणाली यानी अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली को भी अगर हम इसको जोड़ें तो उनका भी कहीं ना कहीं हस्तक्षेप दिखाई देता है। उसको, उसके सकारात्मक तत्वों को, क्लासरूम टीचिंग, सिस्टमेटिक वे ऑफ टीचिंग और पेडागोजी जो शिक्षा पद्धति है, क्लास जो स्टाइल ऑफ टीचिंग है, इन सब को भी देख करके और समन्वय स्थापित करने की कोशिश की। बहुत से लोग इसीलिए जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है उसके पक्षधर बने। कुरीतियों का अंत करना भी समाज सुधार आंदोलनों का प्रमुख उद्देश्य था, जैसे पशु बलि का अंत करना है, विधवा विवाह का अंत करना, सती विधवा विवाह की स्वीकृति दे देना है, यानी विधवा का विवाह ना हो इस मान्यता का अंत करना, जाति प्रथा का विरोध करना, बाल विवाह का विरोध करना है। तो इस दृष्टि से सुधारवादी, नवोन्मेषकारी और नवाचारी प्रवृत्ति देखी जा सकती है। समाज सुधार कानून के निर्माण हेतु अंग्रेजी शासन से संवाद की भी कोशिश करते थे, जैसे राजा राम मोहन राय हो, केशव चंद्र सेन हो। इन सब लोगों ने कैसे अंग्रेजी शासन व्यवस्था से संवाद किया और उनको कन्विंस किया, उनको समझाने की कोशिश की कि कैसे ये वैज्ञानिक चेतना के लिए उपयोगी होगा कि हमारे यहाँ जो समाज की कुप्रथाएं हैं, जड़ताएं हैं, उसमें बदलाव किया जाए और कैसे समय की मांग है, परिवेश की मांग है कि नए कानून बनाए जाए और नए कानून के निर्माण के लिए अंग्रेजी शासन व्यवस्था को हस्तक्षेप करने की जरूरत है और हमारे लिए एक उपयोगी कानून लाना जरूरी है। उसके बिना ना तो सामाजिक स्तर पर परिवर्तन होगा, ना ही कानूनी और प्रशासनिक स्तर पर परिवर्तन होगा और ना ही एक वैज्ञानिक चेतना का निर्माण होगा। तो सोशल रिफॉर्म का एक सीधा संबंध नए परिप्रेक्ष्य में नए हिसाब से कानून बनाने की भी मांग करना था और इसी का परिणाम हुआ कि सती का प्रथा का अंत, इस पर कानून बना, विधवा पुनर्विवाह पर कानून बना, बाल विवाह के अंत पर कानून बना। ये सब समाज सुधार आंदोलन के प्रहरियों, विचारकों, चिंतकों और उनके सतत परिश्रम का परिणाम था कि इस तरह के कानून क्रियान्वित हुए, लागू हुए और वो अस्तित्व में आए, जो कि न केवल उस दौर में जरूरी थे बल्कि आज भी कहीं न कहीं ये कुप्रथाएं किसी न किसी स्तर पर थोड़ी बहुत बची हुई है, तो उनके अंत करने की भी आवश्यकता अभी भी है और उसमें परिवर्तन, चेतना जगाने की कोशिश करने की आवश्यकता है और इस दृष्टि से संवाद स्थापित करने की जरूरत है। तो समाज सुधार आंदोलन, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इस तरह से थे। तो उसके दो उद्देश्य थे, जैसे मैंने बताया, एक सोशल रिफॉर्म, दूसरा रिलीजियस रिवाइवलिज्म। इसमें जो प्रमुख आंदोलन थे, कुछ समाज बने, कुछ संस्थाएं बनी और उन संस्थाओं की क्या गतिविधियां थी उनको समझने की कोशिश करेंगे। पिछले वीडियो में हमने बताने की कोशिश की कि कैसे आर्य समाज, ब्रह्म समाज आदि कितने उपयोगी थे, कैसे सार्थक भूमिका उन्होंने निभाई। आर्य महिला समाज, महिला आर्य समाज, इन सब की क्या भूमिका थी, इन सबको भी हमने जानने समझने की कोशिश की। आज कुछ अन्य आंदोलनों और समाजों तथा संस्थाओं के, एसोसिएशंस के योगदान और उस पर विचार इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो देव समाज या 1887 में लाहौर में शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा स्थापित किया गया था। शिव नारायण अग्निहोत्री लाहौर में स्थापित हुआ था 1887 में। और इसका उद्देश्य क्या था? इसमें मुख्य बात थी कि गुरु की सर्वोच्चता पर आग्रह किया गया था।
कि गुरु, जैसे संस्कृत में श्लोक है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु ब्रह्म महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म ततः गुरुवे नमः, यानी गुरु ही सर्वोच्च है। कबीर एक जगह कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए, कि गुरु और ब्रह्मा अगर दोनों हो तब किसके पैर लगना चाहिए, किसे ज्यादा महत्व देना चाहिए। तो कबीर कहते हैं कि बलिहारी गुरु आपकी, हे गुरु जी आपको धन्य है, क्योंकि आपने गोविंद यानी ईश्वर के पास पहुंचने का रास्ता बता दिया है। तो इस दृष्टि से गुरु की सर्वोच्चता को वहां रेखांकित किया गया है, हमारी परंपराओं में भी है। तो देव समाज में भी गुरु की सर्वोच्चता पर बल दिया गया, आग्रह किया गया है और कहा गया है कि श्रेष्ठ कार्य करें, अच्छे कार्य करेंगे तभी अच्छे जीवन की ओर बढ़ सकेंगे। और धीरे धीरे ये बात सही है कि गुरु और ईश्वर में जब तुलना करने की बात आई तो वहां कहा गया कि गुरु को ही सर्वोच्च महत्व देना चाहिए। लेकिन उन्होंने जो अच्छे कार्य किए इसकी पूरी तरह से प्रशंसा नहीं भी की जा सकती है कि गुरु आखिर ईश्वर से कैसे बड़ा हो सकता है या गुरु की सर्वोच्चता कैसे सिद्ध हो सकती है। इस पर यह एक विवादास्पद मुद्दा है। लेकिन पुनः जिन बिंदुओं पर उन्होंने ध्यान केंद्रित किया वे बहुत ही महत्वपूर्ण और सार्थक थे, बल्कि वो एसेंस थे, वे इतने महत्वपूर्ण थे कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान जितने भी समाज सुधार आंदोलन हुए उनमें जो महत्वपूर्ण बातें कही गई उसका सार संक्षेप लगभग सभी प्रमुख बिंदुओं पर इन्होंने अपने विचार रखे। जैसे विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, विडो रीमैरिज का समर्थन किया, ये उस दौर की प्रमुख बातें थी। विधवाओं को कम उम्र में स्त्रियां विधवा हो जाती थी क्योंकि बाल विवाह होता था और बहुत कम उम्र में विधवा होने के कारण उनका जीवन बहुत पहाड़ सा हो जाता था और साथ साथ सामाजिक उत्पीड़न होता था, शोषण होता था, दैहिक शोषण होता था, सामाजिक उपेक्षा की शिकार होती थी, बहिष्कार कर दिया जाता, तो जीवन यातना पूर्ण हो जाता था और पुनः उनके लिए कोई नई संभावना नहीं बनती थी। तो विधवा पुनर्विवाह का समर्थन उन्होंने किया इस देव समाज ने। इसके साथ साथ सती प्रथा के अंत का समर्थन किया। ये भी एक महत्वपूर्ण बात थी कि पुरुष के मरने के बाद स्त्री को सती बन करके उसका वो भी चिता में अग्नि दे दी जाती थी। यद्यपि घटनाएं कम होती थी लेकिन एक दो भी हो तो बहुत दुखद होती थी और इस को स्वीकृति नहीं दी जा सकती थी। तो बहुत बलपूर्वक इसका विरोध करने का प्रयास किया गया, जिसके कारण ये कानून आए थे। बाल विवाह का विरोध करना उस दौर का एक फैशन नहीं कहना चाहिए बल्कि प्रमुख मांग थी। इन जो व्यक्ति की मुक्तिकामी चेतना, तर्कशील मानसिकता और विवेकवादी होने की, साइंटिफिक टेम्पर रखने की जो शर्त है वो उस दौर की इन मांगों के पक्षधर होने के कारण ही होती थी। तो यानी जो उन्नत और विवेकशील लोग होते थे वे इन मांगों का समर्थन करते थे। तो देव समाज में भी इसका समर्थन किया गया। देव समाज द्वारा देव शास्त्र पुस्तक का प्रकाशन किया गया और जिसके माध्यम से उनके विचारों, व्यवहारों और उनकी मान्यताओं को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की गई, उसको बताने की कोशिश की गई। देव समाज के लोग नैतिकता पर बल देते थे और नैतिकता जो है मॉरलिटी के कई डायमेंशन से कुछ उसके प्रमुख तत्व हैं, बिंदु हैं। इसमें प्रमुख बिंदु था हिंसा का विरोध करना, रिश्वत लेने का विरोध करना। ये प्रमुख बातें थी। हिंसा, चोरी, रिश्वत आदि का विरोध करना ये नैतिकता के प्रमुख मानदंड थे और देव समाज इसके पक्ष में था कि व्यक्ति को नैतिक और चरित्रवान होना चाहिए, श्रेष्ठ कार्य करने चाहिए। खास तौर से इन जो दुराचरण के तरीके हैं यानी ये जो अवगुण हैं जैसे हिंसा करना, रिश्वत लेना, चोरी करना, इन सब से अलग होना चाहिए व्यक्ति को, इनके साथ जुड़ करके नहीं कार्य करना चाहिए।
देवबंद आंदोलन, देवबंद आंदोलन का संबंध इस्लामी मूवमेंट से है, इस्लाम से इसका सीधा सरोकार है, लेकिन ये देवबंद एक उदार चेतना से परिपूर्ण है। दूसरे पर्सपेक्टिव में क्या क्या सोचता है इसको भी सोचने की जरूरत है। हालांकि एक नजरिए से ये पुरातन पंथी भी है क्योंकि ये जिहाद का भी समर्थन करता है, लेकिन उस दौर में विदेशी शासन के विरुद्ध जिहाद का समर्थन करता था। फिर भी इसके जो मूल तत्व हैं उसको समझने की जरूरत है। 1866 में 1866 में मोहम्मद कासिम नकवी और राशिद अहमद गंगोही, इन्होंने दारुल उलूम एक जगह है वहां जो है देवबंद आंदोलन की शुरुआत की, देवबंद की स्थापना की। ये रिलीजियस रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था, धार्मिक पुनरुत्थानवादी आंदोलन था, जिसमें धर्म की कुछ ऑर्थोडॉक्सिकल चीजों को, जो कुछ जड़ और पुरातन पंथी चीजों के विरुद्ध आंदोलन किया गया था कि उससे मुक्ति होनी चाहिए, उससे अलग होना चाहिए। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था विद्यार्थियों को उल्मा की जिम्मेदारी संभालने की शिक्षा देना। जो स्टूडेंट्स को इस लेवल तक ट्रेन किया जाए, उनको बताया जाए, उनको शिक्षित किया जाए, प्रशिक्षित किया जाए कि वे उल्मा यानी धर्मगुरु की भूमिका निभा सके। और उस दौर में यह भी महत्वपूर्ण बात देखी गई कि कुरान और हदीस की शिक्षा का प्रसार कर रहे थे। एक तरफ कुरान की जो धार्मिक शिक्षा थी वो भी बताते थे, और हदीस का मतलब कुरान के जो इंटरप्रिटेशंस है उसकी शिक्षा भी बताने की कोशिश की जाती थी। धार्मिक कर्मकांड जो था उसके शुद्धिकरण की कोशिश की गई थी, उसमें परिवर्तन की कोशिश की गई थी, और विदेशी शासन यानी अंग्रेजी शासन व्यवस्था के विरुद्ध जिहाद यानी एक तरह का वार, धर्म युद्ध करने का समर्थन किया गया था। तो इस दृष्टि से ये बहुत सार्थक और मूलभूत तत्वों को लेकर के और उस दौर की जरूरतों के अनुसार एक धर्म सुधार का आंदोलन था, रिलीजियस रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था, धार्मिक पुनरुत्थानवादी आंदोलन था, जो एक तरफ तो कुरान के साथ जुड़ा था, हदीस की शिक्षा पर भी बल दे रहा था, दूसरी तरफ धार्मिक कर्मकांडों और रिचुअल्स को प्योरीफाई करने की कोशिश भी कर रहा था। उसके साथ साथ वो ये भी कोशिश कर रहा था कि कैसे विदेशी शासन के विरुद्ध जिहाद किया जा सकता है, धर्म युद्ध किया जा सकता है। यद्यपि आज जिस जिहाद की बात हम सुनते हैं वो जिहाद एक तरह से बिल्कुल विपरीत भाव ले चुका है, एक आतंकवादी घोषणा का सूत्र बन जाता है, जिहाद धर्म युद्ध हो जाता है। वो धर्म युद्ध असल में सरकार को, किसी भी सरकार को अपने मत के समर्थन में झुकाने, मजबूर करने के लिए किया जाने वाला उपक्रम होता है। और उस दृष्टि से देखा जाए तो जिहाद का समर्थन आज नहीं किया जा सकता है, लेकिन उस दौर में ये जरूरी था कि कैसे जिहाद को महत्वपूर्ण माना जाए, क्योंकि वो विदेशी शासन व्यवस्था के विरुद्ध था। अब मैं अहमदिया मूवमेंट की बात करूंगा। अहमदिया आंदोलन भी इस्लामी मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। यद्यपि मुख्य धारा मेन स्ट्रीम मुस्लिम्स जो हैं वो अहमदिया को गैर इस्लामी मानते हैं। उसका कारण ये है कि एक तो ये सुन्नी संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, दूसरी बात यह है कि यूनिवर्सल ह्यूमन वर्ल्ड व्यू की बात करता है, तीसरी बात यह है कि यह जिहाद का समर्थन नहीं करता है। इन तीन महत्वपूर्ण कारणों से कुछ लोग इसे गैर इस्लामिक मानते हैं। लेकिन इसके पहले कि इस बिंदु पर हम विस्तार से चर्चा करें और थोड़ा इसे व्यापक रूप दें, जानने की कोशिश करते हैं कि अहमदिया मूवमेंट स्वतंत्रता आंदोलन में क्या भूमिका निभा रहा था, कब वो बना, कि कौन उसके संस्थापक थे। तो 1889 में 1889 में इसकी स्थापना हुई और इसके संस्थापक थे मिर्जा गुलाम अहमद। मिर्जा गुलाम अहमद ने इसकी स्थापना की और ये इस्लाम के सुन्नी संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। 1889 में इसकी स्थापना की गई थी। ये एक तरह के लिबरल माइंडसेट को ये व्यक्त करता है, उदारवादी चेतना। इस तरह के लिबरल नहीं कि कोई भी जैसे
हम वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में लिबरलिज्म की बात करते हैं, लेकिन एक कंपैरेटिव लिबरलिज्म, कंपैरेटिव लिबरलिज्म का अर्थ ये है कि इस्लाम के भीतर रहते हुए इस्लाम की उन बातों के विरुद्ध जुड़ जाना, बात करना, जैसे जिहाद। जिहाद का मतलब लड़ाई, युद्ध, जो विपरीत धर्म, जिहाद असल में गैर इस्लामी लोगों के विरुद्ध विद्रोह की बात का समर्थन करना होता है। धर्म युद्ध होता था, जो इस्लाम नहीं मानते उनके विरुद्ध जिहाद। लेकिन ये जिहाद का विरोध करता है किसी भी तरह से, एक तरह कहें कि ये हिंसक आंदोलन का विरोध करता है। तो ये एक तरह की लिबरल पर्सपेक्टिव है, लिबरल कॉन्शियसनेस दिखाई देती है। दूसरी बात महत्वपूर्ण ये है कि यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू को ये मानते हैं, और इनका मानना है, इन आंदोलनकारियों का, इसके संस्थापकों का, कि इसके अनुयायियों का भी अभी भी अहमदिया बहुत से लोग मानते हैं, लेकिन पाकिस्तान से लेकर के बहुत से मुस्लिम कंट्रीज में अहमदिया को स्वीकृति नहीं भी मिली है। लेकिन मैं अभी स्वाधीनता आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ। तो एक बहुत जेन्युइन, एक बहुत उपयुक्त विचार था। वो उपयुक्त विचार दो तरीके से, कि एक तो ये उदारवादी था, मुक्तकामी था, और जो है मॉडर्न पर्सपेक्टिव में देख करके आधुनिक शिक्षा प्रणाली के प्रसार के संदर्भ में भी ये बातें कर रहा था। उदारवादी चेतना थी, विश्व की सार्वभौम मानवतावादी दृष्टि भी थी। जिहाद का ये लोग विरोध करते थे, और भारतीय मुसलमानों में पाश्चात्य आधुनिकतावादी शिक्षा का प्रचार करने की कोशिश अहमदिया आंदोलन के लोग कर रहे थे। कहीं न कहीं इनका संबंध रहस्यवाद से, मिस्टिसिज्म से जुड़ा हुआ था, लेकिन इसके बावजूद इनकी जो लिबरल माइंडसेट है, लिबरल जो पर्सपेक्टिव, लिबरल एटीट्यूड है, वो दिखाई देता है। मुख्य धारा के जो मुसलमान है अहमदिया, उसको गैर इस्लामी मानते थे, और अभी भी वो उसे गैर इस्लामी रूप में ही स्वीकार करते हैं। तो लेकिन ये सुन्नी संप्रदाय का जो आंदोलन था, वो इस्लामी शासन व्यवस्था के तहत, इस्लामी परिप्रेक्ष्य में तो एक विद्रोही चेतना का प्रचार कर रहा था, लेकिन जो अंग्रेजी शासन व्यवस्था है उसमें ये इसने एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका इस तरह से निभाई कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली का समर्थन किया, और इस्लामी शासन, इस्लामी जो व्यवस्था है उसमें जो इस्लामी पर्सपेक्टिव है, वो मॉडर्न व्यू पॉइंट से कैसे आगे बढ़ सकते हैं मुसलमान, आधुनिक दृष्टि से, आधुनिक शिक्षा प्रणाली से जुड़ करके एक वैज्ञानिक चेतना के साथ, ये उसका एक सशक्त हस्ताक्षर प्रस्तुत करने वाला था, एक प्रबल समर्थन करने वाला था। इसी तरह सिख धर्म में भी सुधार आंदोलन हुए, जिसमें हम देखते हैं कि अमृतसर और लाहौर में 2 सिख सभाओं की स्थापना हुई थी। 1870 का जो दशक था, उस दौर में अमृतसर और लाहौर में सिख सभाएं आयोजित की गई, और उसका उद्देश्य था सिख धर्म में सुधार लाना। सिख धर्म में भी कुछ जड़ताएं आ चुकी थी, सभी संप्रदायों में ऐसा होता है। और इसका पहला जो महत्वपूर्ण जो कार्य है वो देखा जा सकता है कि अमृतसर में खालसा कॉलेज की स्थापना हुई थी 1892 में। खालसा कॉलेज की स्थापना के साथ साथ स्त्री शिक्षा की बात भी की जाने लगी, लड़कियों को पढ़ने की जगह मिली, उनको पढ़ने का मौका मिला। गुरुमुखी लिपि का प्रचार प्रसार भी हो रहा था, पंजाबी शिक्षा का भी प्रसार वो कर रहे थे। और 1920 में अकाली आंदोलन का आरंभ हुआ, और अकाली अपने ढंग से, अपनी दृष्टि से भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में आगे बढ़े। ये बात अलग है कि अकाली जो है रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट बन करके, धार्मिक जो कट्टरपंथी बन करके उभरे, लेकिन इस सब के बावजूद अगर देखा जाए तो कुछ न कुछ इनकी भूमिका देखी जा सकती है। और सभी धर्मों में जैसे सुधार के प्रयास हो रहे थे, सिख धर्म में सुधार के प्रयास को इसी दृष्टि से देखा जाता। पारसी सुधार आंदोलनों में अगर हम बात करें तो पारसी सुधार आंदोलन की जो शुरुआत हुई, इसके संस्थापक थे पारसी समाज सुधारक बेरहमजी एम मालाबारी।
1885 में इन्होंने सेवा सदन की स्थापना की और इसका उद्देश्य था, सेवा सदन एक संस्था कि शोषित स्त्रियों की देखभाल करना, समाज में जो स्त्रियां उपेक्षित हो गई थी उनका संरक्षण करना। क्योंकि सेवा सदन स्त्रियों की और खासतौर से विधवा स्त्रियों की, शोषित स्त्रियों की जो एक्सप्लॉइटेड होती थी, एक्सप्लॉइटेशन होता था, फिजिकल एक्सप्लॉइटेशन, शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण या उपेक्षा समाज में बहिष्कृति होती थी, उनको संरक्षण प्रदान किया जाए। रामानुई मजदयासन सभा, रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन की भी स्थापना इन्होंने की और इन लोगों ने इनकी स्थापना करने में नौरोजी फुरदोजी जी, दादा भाई नौरोजी और SS बनर्जी इसके 3 संस्थापक थे। यहाँ रोचक लगता है कि SS बनर्जी कैसे इसके साथ जुड़े, क्योंकि दादा भाई नौरोजी जैसे उदारवादी चेतना के लोग भी उसके साथ जुड़े थे। इसके जो प्रमुख उद्देश्य थे वो पारसी धर्म में सुधार करना, पर्शियन रिलीजन में रिफॉर्म करना, लड़कियों की शिक्षा पर बल देना, रूढ़वादी प्रवृत्तियों का विरोध करना इसकी प्रमुख विशेषता थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की 1905 में और वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे। इसका उद्देश्य था राष्ट्रीय मिशनरियों को तैयार करना जो निस्वार्थ भाव से काम करने वाले कार्यकर्ताओं को सेवा के लिए तैयार करे और जो पूर्णतः निष्ठावान होकर राष्ट्र हित में काम करे। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी ये सोशल सर्विस के तौर पर स्थापित हुआ था। समाज सुधार आंदोलनों में अनुवाद की भूमिका के संदर्भ में, जैसा मैंने पहले भी बताया था, ये जन जागृति, जन संवाद, शिक्षा का प्रसार, लोकहित के संदर्भ में बात करना, धर्म के उत्थान और समाज सुधार में सहयोग करने की दिशा में अनुवाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सक्रिय भूमिका निभा रहा था। तो अभी चर्चा के अंतर्गत हमने समाज सुधार आंदोलन और अनुवाद के कुछ संदर्भों की, कुछ संस्थाओं की चर्चा की। आशा है ये चर्चा बहुत सार्थक और उपयोगी रही होगी। ये क्रमशः तीसरी श्रृंखला भी, हम इस श्रृंखला में तीसरी कड़ी भी लाएंगे, तीसरा वीडियो भी प्रस्तुत करेंगे। अभी हमने जो बात की इसके विभिन्न आयामों से आप परिचित हुए। आशा है ये आपके लिए सार्थक रहा होगा। आपने ध्यानपूर्वक सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।